नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबित मुद्दों पर अपने मतभेदों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसमें अप्रैल 2020 से पहले की अपनी संबंधित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक पॉसिबल सोल्यूशन यानी संभावित समाधान की रूपरेखा तलाश करना शामिल है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मौजूदा मुद्दों को हल करने पर सहमति बनी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारतीय सैनिक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ सर्टेन पेट्रोलिंग पॉइंट्स यानी कुछ गश्ती बिंदुओं तक पहुंच या तो चीनी सैनिकों द्वारा ब्लॉक थी यानी अवरुद्ध थी, या विशिष्ट घर्षण बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट यानी एक अलगाव की पृष्ठभूमि में बनाए गए बफर जोन के क्रियान्वयन के कारण शीघ्र ही उन तक पहुंचने के नजदीक हो सकते हैं। अब देखिए, आपके लिए काम की बात यह हो सकती है कि भारत और चीन के संबंधों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो आप जब दो देशों के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है तो वहां पे एक पॉइंट होता है विवादित क्षेत्र। उदाहरण के रूप में अगर भारत बांग्लादेश संबंधों को उल्लेख किया जाता है तो विवादित क्षेत्रों में तीस्ता नदी जल बंटवारा को दिखाया जाता है। उसी तरीके से भारत चीन के संबंधों में यहाँ विवादों की जगह निष्कर्ष में इसका समाधान के रूप में इन सारे पॉइंट का उल्लेख कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत भारत में जंगली बिल्ली की अफ्रीकी उप प्रजातियों को लाया गया था, 17 सितंबर को 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 17 सितंबर आप जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। उसी दिन 2022 में लाया गया था अफ्रीकी चीतों को। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के 2 व्यापक उद्देश्य हैं। पहला है मध्य भारत में चीतों की एक स्थिर ब्रीडिंग पॉपुलेशन यानी प्रजनन आबादी को स्थापित करना है। दूसरा, झाड़ियों, सवाना, घास के मैदानों और डिग्रेडेड फॉरेस्ट यानी क्षीण वनों जैसे खुले प्राकृतिक इकोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर करने के लिए चीतों को अम्ब्रेला स्पीसीज के रूप में उपयोग करना है। 2 वर्षों में प्रोजेक्ट चीता को आंशिक सफलता मिली है। अभी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही दीर्घकालिक दृष्टिकोण को लेकर सवाल भी हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत अफ्रीकी चीतों के नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन यानी अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के साथ हुई थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत अब औपचारिक रूप से मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क यानी खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली एक इनिशिएटिव यानी पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा की गई घोषणा में 14 देशों और यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन द्वारा किया गया समझौता शामिल था। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क एक नई पहल है जो खनिज सुरक्षा भागीदारी से पैदा हुई है, जो वर्ष 2022 में अमेरिका द्वारा स्थापित एक ढांचा है। भारत को जून 2023 में खनिज सुरक्षा भागीदारी में शामिल किया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 2023-24 की रिकॉर्ड गर्मी के साथ ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट यानी प्रभावों की एक स्पष्ट तस्वीर मिल रही है। संपूर्ण ग्रह में फैली चरम सीमाओं के मिश्रण ने घातक हीट वेव से लेकर विनाशकारी चक्रवातों एवं बाढ़, सूखे से लेकर जंगल की आग तक के दायरे को कवर किया है। कुछ अनुमानों के अनुसार दुनिया पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा यानी थ्रेशोल्ड को पार कर चुकी है, अर्थात पृथ्वी की औसत सतह का तापमान प्री इंडस्ट्रियल यानी पूर्व औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है। चेतावनी यह है कि ग्लोबल टेम्परेचर यानी वैश्विक तापमान डेटा और जलवायु मॉडल के संयोजन से उत्पन्न एक अनुमान है। चूंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा SIDC यानी अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग राष्ट्रों की मांग का एक हिस्सा है, इसलिए वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगाने के लिए मॉडल बनाए हैं कि इस सीमा को पार करने से कौन सी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस यानी पर्यावरणीय गड़बड़ी हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चीन ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे उसने दशकों में अपने पहले ऐसे अभ्यास में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में इसको फायर किया है, दागा है। इस लॉन्चिंग ने इस रीजन के अन्य देशों में विरोध को बढ़ा दिया है। चीन के पड़ोसी जापान ने कहा कि उसे पहले से सूचना नहीं दी गई थी और उसने बीजिंग के
सैन्य निर्माण के विषय में गंभीर चिंता यानी सीरियस कंसर्न कहा है इसको। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह लॉन्चिंग पर एक्सप्लेनेशन मांग रहा है यानी स्पष्टीकरण मांग रहा है। न्यूजीलैंड ने भी कहा कि मिसाइल की लॉन्चिंग जो दक्षिण प्रशांत में किया गया है एक अनवेलकम, एक अवांछित एवं एक कंसर्निंग यानी चिंताजनक घटना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल भारत के राष्ट्र निर्माण प्रयासों में से एक है, महत्वपूर्ण कदम के रूप में 10 वर्ष पूरे कर रही है। आप ध्यान रखिएगा कि 2014 में बहुत सारी सरकार की स्कीम्स लॉन्च की गई थी। स्कीम के 10 वर्ष पूरे होते हैं, निश्चित रूप से यूपीएससी उन पर सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ध्यान से इन सारे एस्पेक्ट को और कवर कर लीजिएगा आप लोग। और कुछ स्टेट एग्जामिनेशन तो डेट तक भी पूछते हैं, जैसे यूपी पीसीएस पूछता है किस डेट को ये मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं न्यूज पर। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में कहा कि आज आप में से प्रत्येक एक को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने इस पहल को एक शानदार सफलता बनाया है। आप में से प्रत्येक एक अग्रणी, दूरदर्शी एवं नव प्रवर्तक है जिनके अथक प्रयासों ने मेक इन इंडिया की सफलता को बढ़ावा दिया है और इस तरह हमारे देश को ग्लोबल अटेंशन एवं जिज्ञासा का केंद्र बनाया है। यह सामूहिक प्रेरणा है जो प्रकृति में अथक है, जिसने एक सपने को एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया है। मेक इन इंडिया का प्रभाव दिखाता है कि भारत अजेय है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बड़े बदलाव में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, जो इसके बढ़ते जियोपॉलिटिकल स्टेचर यानी भू राजनीतिक कद को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत की गतिशील वृद्धि, युवा आबादी और विस्तारित अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित है, जिसने इस क्षेत्र में एक लीडिंग फोर्स यानी अग्रणी शक्ति के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। वर्ष 2024 एशिया पावर इंडेक्स में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में एक क्षेत्रीय शक्ति रैंकिंग में भारत की लगातार वृद्धि हुई है। धीरे धीरे वृद्धि को देखते हुए भारत अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने एवं क्षेत्र में अपने प्रभाव का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2018 में लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया एशिया पावर इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली की गतिशीलता के एक वार्षिक माप है, एनुअल मेजर है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों का मूल्यांकन करता है, बाहरी वातावरण को आकार देने और प्रतिक्रिया देने उनकी क्षमता की जांच भी करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को आश्वासन दिया कि वर्ष 1985 के असम अकॉर्ड यानी असम समझौते के क्लॉज 6 पर एक उच्च स्तरीय समिति की अधिकांश सिफारिशें जो राज्य के स्थानीय लोगों को अधिक सुरक्षा देने की मांग करती हैं को समयबद्ध कार्य योजना में लागू किया जाएगा। असम अकॉर्ड यानी असम समझौते पर वर्ष 1985 में यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ, असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच सिग्नेचर किए गए थे। असम समझौते के विभिन्न खंडों यानी विभिन्न क्लॉज को लागू करने के लिए वर्ष 1986 के दौरान असम समझौता विभाग के क्रियान्वयन के नाम से एक नया विभाग स्थापित किया गया था, एक नया विभाग बनाया गया था। उस दौरान असम समझौते के क्लॉज 6 में कहा गया है कि असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान एवं विरासत की रक्षा, संरक्षण और प्रचार के लिए जैसा कि उचित हो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, विधायी एवं प्रशासनिक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।